पिछले कुछ समय में हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे शॉर्ट्स देखकर यहां तक पहुंचे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। पुराने सब्सक्राइबर्स का साथ हमेशा की तरह अनमोल है और आपके इसी सहयोग की वजह से मैं आज आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत आर्यन के बिखरे हुए कमरे से होती है, जहां समय की सुइयां जैसे जम सी गई हैं। आर्यन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है, जहां कोहरा पेड़ों को निगल रहा है। वो अपनी याददाश्त के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश उसे एक गहरे अंधेरे की ओर ले जाती है। उसे याद है कि 1 साल पहले उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। आर्यन को अपनी पत्नी माया की आंखों में अब वो पुराना प्यार नहीं दिखाई देती, बल्कि एक अजीब सी ठंडी चमक दिखाई देती है। उसे लगता है कि माया उसे देख नहीं रही, बल्कि उसकी निगरानी कर रही है। घर की हर चीज, दीवार पर टंगी घड़ियां, पुराने फोटो फ्रेम और यहां तक कि फर्श पर बिछी कालीन भी आर्यन को काटने दौड़ती हैं। उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा है। रात के सन्नाटे में आर्यन को घर के कमरों से सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि माया रसोई में अकेली खड़ी है, हाथों में चाकू लिए, लेकिन वो सब्जियां नहीं काट रही। वो बस दीवार को एकटक देख रही है। आर्यन को डर महसूस होता है। वो डर जो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही घर के सबसे करीबी इंसान से है। आर्यन को अपनी मेज पर ऐसी दवाइयां मिलती हैं जिनका जिक्र डॉक्टर खन्ना ने कभी नहीं किया था। जब वो इन गोलियों के बारे में सोचने की कोशिश करता है तो उसका सिर फटने लगता है। उसे लगता है कि उसकी चेतना की परतें एक एक करके उधड़ रही हैं। उसे अपने ही लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं, जिनमें लिखा है कि वो तुम्हें जहर दे रही है। लेकिन उसे याद नहीं कि ये शब्द उसने कब लिखे थे। क्या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, या कोई और उसके जीवन की पटकथा लिख रहा है? एक शाम आर्यन वॉश बेसिन के सामने खड़ा अपना चेहरा देख रहा होता है। कैसे आईने में दिखने वाला अक्स धीरे धीरे आर्यन से अलग व्यवहार करने लगता है। आर्यन अपनी पलकें नहीं झपकाता, लेकिन आईने वाला अक्स पलकें झपका देता है। उसे लगने लगता है कि जिसे वो माया समझ रहा है, वो शायद माया है ही नहीं। वो उसकी आदतों, उसके चलने के तरीके और उसके मुस्कुराने के अंदाज को गौर से देखता है। वो पाता है कि ये माया हाथ से काम करते समय बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रही है, जबकि असली माया दाएं हाथ से काम करती थी। ये छोटा सा एहसास आर्यन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है। क्या उस हादसे में माया मर गई थी और ये कोई और है जो उसका स्थान ले चुकी है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आर्यन की बेबसी उजागर होता है। वो अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर खन्ना के पास जाता है, लेकिन वहां उसे एहसास होता है कि डॉक्टर और माया के बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट है। वे दोनों उसे एक ऐसे मरीज की तरह देखते हैं जिसकी बातों का कोई मोल नहीं। आर्यन को अपनी ही घर में एक कैदी जैसा महसूस होने लगता है। वो बेसमेंट में कुछ पुराने बक्से खोलता है और उसे वहां माया के नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी तारीख उस एक्सीडेंट के 2 दिन बाद की है। आर्यन का दम घुटने लगता है। अगर माया मर चुकी है, तो ऊपर रसोई में चाय बना रही औरत कौन है? और डॉक्टर खन्ना उसे ये विश्वास दिलाने पर क्यों तुले हैं कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है? रात में कोहरा और घना हो जाता है। आर्यन हाथ में वो डेथ सर्टिफिकेट लिए सीढ़ियां चढ़ता है। वो देखता है कि माया और डॉक्टर खन्ना लिविंग रूम में बैठे हैं, लेकिन वे बात नहीं कर रहे। वे बस आर्यन के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आर्यन उन पर चिल्लाने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि उसकी आवाज नहीं निकल रही। वो आईने के सामने फिर से खड़ा होता है और इस बार वो खुद को नहीं देख पाता। आईने में केवल माया और डॉक्टर खन्ना दिखाई दे रहे हैं, जो एक खाली कुर्सी की ओर देखकर बात कर रहे हैं। कमरे में छाई खामोशी को तोड़ते हुए
माया की आवाज में आज वो ठहराव नहीं था जो आर्यन के सामने रहता है। वो डॉक्टर खन्ना की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। उसके जज्बात बांध तोड़कर बहने को बेताब हैं। वो उस काली रात का जिक्र करती है जब सड़क की गीली सतह पर उनकी कार असंतुलित हुई थी। माया बताती है कि उस रात सिर्फ कार नहीं पलटी थी, बल्कि उसके भीतर की स्त्री और उसका विश्वास भी हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए थे। एक्सीडेंट की उस रात आर्यन और माया के बीच कोई सामान्य झगड़ा नहीं हुआ था। माया डॉक्टर खन्ना को बताती है कि उसने उस रात आर्यन के बैग में वो डायरी देखी थी जिसमें आर्यन ने अपने और किसी और के भविष्य के सपने बुने थे। गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों के साथ माया कार चला रही थी। रफ्तार तेज थी और दिल की धड़कनें उससे भी ज्यादा। उसने डॉक्टर खन्ना को वो राज बताया जो आर्यन कभी नहीं जान पाया। उस मोड़ पर जब सामने से ट्रक की रोशनी आई तो माया ने जानबूझकर स्टीयरिंग को नहीं मोड़ा था। एक पल के लिए वो चाहती थी कि सब खत्म हो जाए। वो मर्डर सुसाइड की एक कोशिश थी जो नाकाम रह गई। आर्यन बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त का एक हिस्सा उस मोड़ पर ही मर गया। और माया, वो उस रात के गिल्ट की कैदी बन गई। माया के लिए आर्यन की सेवा करना प्यार नहीं, बल्कि एक सजा बन गया है। वो डॉक्टर खन्ना के सामने कबूल करती है कि जब वो आर्यन को दवाइयां देती है तो उसे अपनी ही सूरत से नफरत होने लगती है। वो उसे ठीक नहीं कर रही, बल्कि उसे उस धुंध में बनाए रखना चाहती है ताकि आर्यन को कभी याद ना आए कि उस रात माया ने क्या किया था। उसका मानसिक रोग ये है कि वो अब खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करती है। एक वो जो आर्यन से बेइंतहा प्यार करती है, और दूसरी वो जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर खन्ना से पूछती है कि क्या कोई इंसान अपने ही किए हुए पाप के साथ ताउम्र रह सकता है। उसे हर रात सपने में वही ट्रक की हेडलाइट्स और आर्यन की चीखें सुनाई देती हैं। माया की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक खालीपन है। डॉक्टर खन्ना को अपनी उस योजना के बारे में बताती है जिसमें वो कहती है कि उसका सबसे बड़ा डर आर्यन की मौत नहीं, बल्कि आर्यन की नफरत है। वो इस डर के साए में जी रही है कि जिस दिन आर्यन की याददाश्त वापस आएगी, वो उस औरत को देखेगा जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। माया की ये मानसिक स्थिति उसे धीरे धीरे खुद विनाश की ओर ले जा रही है। वो डॉक्टर खन्ना से कहती है कि वो इस खेल को और लंबा नहीं खींच सकती, क्योंकि अब उसे खुद लगने लगा है कि आर्यन के साथ साथ वो भी अपना मानसिक संतुलन खो रही है। डॉक्टर खन्ना के सामने अपना गुनाह कबूल करने के बाद माया के भीतर बची कुची इंसानियत भी जैसे दम तोड़ देती है। वो जब क्लिनिक से घर लौटती है तो उसकी आंखों में अब वो डर नहीं है जो पहले हुआ करता था। उसकी जगह एक ठंडी और सुन्न कर देने वाली शांति ने ले ली है। उसे समझ आ गया है कि आर्यन की याददाश्त और उसका वजूद दोनों ही उसके पाप के जिंदा सबूत हैं। जब तक आर्यन जीवित है, माया कभी उस एक्सीडेंट वाली रात से आजाद नहीं हो पाएगी। रात का सन्नाटा घर की दीवारों पर भारी पड़ रहा है। आर्यन हमेशा की तरह अपनी मेज पर बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। वो अब भी उन्हीं यादों के पीछे भाग रहा है जो उसे माया के करीब ले जा रही थी। माया कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे देखती है। एक ऐसा इंसान जिसे उसने चाहा था, लेकिन जिसे उसने उस रात मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की थी। माया धीरे से आर्यन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथों में इस बार सूप का प्याला है, जिसमें उसने डॉक्टर खन्ना के क्लिनिक से चुराई हुई उन दवाओं की जानलेवा खुराक मिला दी है, जो इंसान के दिल की धड़कन को सोते हुए ही रोक देती हैं। वो बहुत प्यार से आर्यन के कंधों पर हाथ रखती है। आर्यन मुड़ता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। वही मासूम मुस्कान जो माया के भीतर के अपराधी को और ज्यादा उकसाती है। जहां आर्यन वो सूप पी लेता है। वो माया का हाथ थामकर कहता है कि उसे आज बहुत शांति महसूस हो रही है। वो बिस्तर पर लेट जाता है और माया उसके सिर को अपनी गोद में रख लेती है। धीरे धीरे आर्यन की सांसें भारी होने लगती हैं।
वो माया को देख रहा है। उसकी आंखों में अब भी वही भरोसा है। माया उसके बालों को सहला रही है, लेकिन उसकी अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता। वो डॉक्टर खन्ना को कहे अपने शब्दों को याद करती है। आर्यन की नफरत से बेहतर उसकी मौत है। जैसे जैसे आर्यन की धड़कनें मध्यम पड़ती हैं, कमरे की लाइटें धुंधली होने लगती हैं। आर्यन की आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन उनमें अब कोई हलचल नहीं है। आर्यन के मरते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। माया अब भी वहीं बैठी है, आर्यन के ठंडे होते शरीर के साथ। उसने उसे मार दिया है, लेकिन वो आजाद नहीं हुई है, बल्कि अब वो उस अपराध की कैदी बन गई है। वो धीरे से उठती है और मेज पर रखे उस अधूरे पन्ने को देखती है जिसे आर्यन लिख रहा था। पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माया, मुझे सब याद आ गया है, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये पढ़कर माया के भीतर जैसे कुछ टूट जाता है। माया उसी कमरे में चुपचाप बैठ जाती है, खिड़की से बाहर देखती हुई, जहां अब भी वही कोहरा छाया हुआ है, जहां आर्यन का शरीर बिस्तर पर निर्जीव पड़ा है। लेकिन ठीक उसी क्षण कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। माया, जो फर्श पर सिर झुकाए अपने किए पर सुबक रही है, उसे अचानक अपने कंधे पर एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस होती है। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि एक हल्का सा एहसास है। आर्यन की रूह, जो अब शारीरिक दर्द और यादों के बोझ से मुक्त हो चुकी है, कमरे के कोने में एक धुंधली सी रोशनी की तरह खड़ी है। आर्यन की रूह माया को देख रही है। उसकी बिखरी हुई जुल्फें, उसके कांपते हाथ और उसकी वे आंखें, जो अब पश्चाताप की आग में जल रही हैं। आर्यन की रूह को अब वो सब साफ दिखाई दे रहा है जो जीवित रहते हुए धुंधला था। उसे माया का वो डर, उसका अपराध बोध और उसकी वे रातों की तड़प समझ आ रही है। रूह जानती है कि माया ने उसे जहर नहीं दिया, बल्कि अपने उस डर को मारने की कोशिश की है जिसने उसे सालों से जकड़ रखा था। कमरे में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन माया के कानों में एक गूंज सुनाई देती है, जैसे हवा सरसरा रही हो। ये आर्यन की रूह की आवाज है, जो बिना किसी कड़वाहट के उसे पुकार रही है। रूह धीरे से अपना हाथ माया के सिर पर रखती है। उस एक पल के लिए माया का सारा मानसिक तनाव, उसका वो पुराना रोग और उस एक्सीडेंट की डरावनी यादें जैसे कहीं गायब हो जाती हैं। ये क्षमा आर्यन के उस प्यार का अंतिम प्रमाण है, जो मौत से भी बड़ा निकला। माया को कानून सजा दे या ना दे, उसका अपना मन उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। आर्यन की वो माफी उसके साथ है, जो उसके जीवन के अंधकार में एक दिए की तरह जलती रहेगी। मेमोरी की तरह उस घर में आर्यन रह रहा था। माया और डॉक्टर उसे मार नहीं रहे थे। कहानी के अंत में आर्यन का अक्स धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। वो देखता है कि माया उसकी तस्वीर के सामने एक दिया जला रही है और उसकी आंखों में असली आंसू हैं। उसे अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वो समझ जाता है कि डर उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका मोह था जो उसे इस दुनिया से बांधे हुए था। कोहरा अब उसे डराता नहीं, बल्कि उसे अपनी गोद में समेट लेता है। पुलिस की सायरन की आवाजें दूर कहीं सुनाई दे रही हैं। शायद डॉक्टर खन्ना ने अपना बचाव करने के लिए कॉल कर दिया है, पर माया को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी के कड़वे सच और दिल छू लेने वाली दास्तानों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।